हेलो एवरीवन, सो ये मैं रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2011 से लेके 2022 तक रीड के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जो कि लेवल 2 के एग्ज़ाम होंगे उसके सीडीपी के पोर्शन को हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो जो रीड का फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 2011 में हुआ था और जो रीड का अभी लेटेस्ट जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है वो 2022 में हुआ था। तो इस दौरान जितने भी सीटीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे लेवल 2 में उन सबको आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम 2011 के पेपर से स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए अपने सीटीपी के पोर्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और जो सीटीपी का पोर्शन होता है उसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है 2011 का, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो आपको नहीं वाला बताना है। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक अव्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। सो इस वीडियो में मैं आपको आंसर्स को एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी। अगर मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने बैठ गई तो ये 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी जिसे देखना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो अगर आप इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे एक सेपरेटेड वीडियो बना के डाली हुई है पर ईयर की, आप उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं संप्रत्यों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष तक। मानव विकास किन दोनों के योग का परिणाम है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंशाक्रम एवं वातावरण का। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो नहीं वाला आपको बताना है। सो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। अधिकतर बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो सबसे उपयुक्त व्यूह रचना कौन सी होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों की, मतलब कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यक्ष अधिगम का, इनमें से सभी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखलागत अधिगम का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषपूर्ण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो ये सभी क्या है, हमारी बाह्य अभिप्रेरणा है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहते हैं सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सामाजिक अधिगम, जिसमें बच्चा स्वयं क्रिया न करके दूसरों को देखकर सीखता है। अधिगम निर्योगता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विघर्षक होना, आबधान संबंधी बाधा, विकार, अभिप्रेरणा का
अभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आबदान संबंधी बाधा या फिर विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के माध्यम, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, उसकी बल्लेबाजी का स्किल उसकी गेंदबाजी की स्किल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, यानी कि उसकी गेंदबाजी का जो स्किल है उसकी बल्लेबाजी की स्किल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। मतलब कि जो अधिगम का स्थानांतरण हुआ है वो कैसा हुआ है, शून्य हुआ है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य प्रशिक्षण अधिगम अंतरण। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, इनमें से सभी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देश। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने अभिव्यक्ति विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, इनमें से कोई नहीं। सो हमें पता है कि जीन पियाजे जो थे वो संज्ञानात्मक विकास पर ज़्यादा जोर देते थे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। सो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। अब आप लोग ये कहेंगे कि अभिसारी चिंतन का अर्थ तो बुद्धि से होता है, अपसारी चिंतन का अर्थ होता है सृजनात्मकता से, लेकिन यहाँ पे गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग पूछा है। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का संबंध किससे कहा था? क्रिएटिविटी से कहा था। और आपको मैं जितने भी आंसर बता रही हूँ वो ऑफिशियल आंसर की के थ्रू है, सो आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण को प्रतिबिंबित नहीं है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये असत्य है रुचि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभवों के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यताओं का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूति क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। सो ऑफिशियल आंसर की के थ्रू इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाममात्र की भूमिका है। जिन इच्छा की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इदम, मतलब कि इट। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। सो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दबाव से निपटने में। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती है? तदात्मीकरण, विवेकीकरण, अति कल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अति कल्पना। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया जाता है, मतलब कि टेट की बात हो रही है यहाँ पे। CAT कैट मतलब कि चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट। इस परीक्षण में कार्ड में स्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्कों के स्थान पर बच्चों को। इन कार्ड में लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रदर्शित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सृजनशीलता के पोषक के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्या विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये रहा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो आपको इसमें से असत्य कथन चुनना था, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। तो कितने निर्धारित किए गए हैं? 45 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, विद्यालय का संचालन का पूरा करना होना, मतलब विद्यालय का संचालन उसे पूरी तरीके से करना है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, इनमें से सभी। तो ये सारे के सारे एक शिक्षक के दायित्व में, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारियों का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। मतलब कि इसके स्थान पर, मतलब इस वाली लाइन के स्थान पर अब क्या की जाए, इस तरीके से कर दिया जाए कि अब ज्ञान को स्थायी ना माना जाए, जबकि ज्ञान को विकास होता है ये माना जाए और इसको दिया जाता है। ठीक है, या फिर ये नहीं माना जाए कि बच्चा अब खाली स्लेट है, टीचर कुछ भी लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, अब हमें क्या करनी है, ज्ञान की संरचना करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र की ओर, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र की ओर, निम्न इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, इनमें से सभी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी को सुझाया गया है। सो यहाँ पे हमारा 2011 का CDP का पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 2012 के CDP के पोर्शन को देखते हैं। सो ये हमारा 2012 CDP लेवल 2 का पोर्शन है। सो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है,
कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये बालकों को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। ये कद को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कुपोषण के बारे में सत्य कथन नहीं है। वय संधि काल में निम्नलिखित में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? वय संधि काल मतलब कि प्यूबर्टी का जो स्टेज होता है, और ये प्यूबर्टी का स्टेज जो होता है वो एडोलसेंस में आता है। प्रभुत्ता, सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय खेलों के स्थान पर घर पर खेलना अधिक पसंद करना। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के व्यक्ति बच्चे नहीं करते हैं, मीन्स घर पे वो खेलना पसंद नहीं करते, वो बाहर खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास में से सहमति नहीं रखता? नहीं वाला आपको बताना है। अगेन, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वयं प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि नहीं करते। सो ये गलत कथन है, क्योंकि इस अवस्था में बालक खूब तेज गति से वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास लेवल केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाते। वंशाक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा के आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी उसे अधिक प्रयास के द्वारा सिखाया जा सकता है। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसमें से सत्य कथन केवल ऑप्शन नंबर ए है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से ही होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाता, जबकि जो मानव का विकास होता है वो परिपक्वता और वातावरण के गुणनफल के कारण होता है, जिससे क्या होता है उसका विकास उच्चतम स्तर तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक अधिगम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वय संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुख का काल होता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जीवन का जो प्रथम वर्ष होता है वो सबसे अधिक खुशी का, और वय संधि काल जो होता है वो सबसे ज़्यादा दुखी का काल होता है। निम्न में से कौन सा बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोई न कोई कार्य करते हैं। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियाँ, पहाड़, मैदान व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वे विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों से जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने के लिए कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्र के अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यह अध्यापन द्वारा
प्रयुक्त उपागम है खोज उपागम, मानचित्र निरूपण, समस्या समाधान उपागम, अन्वेषण उपागम। तो ये कौन सा उपागम है? ये है खोज उपागम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विक्षेपण को सिखाना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये किसका उदाहरण है? ये हमारे पावलक की थ्योरी का, मतलब कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं जाता। वे विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों से असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों के देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। सफलता को लेकर चिंता, असफलता, भगनाशा, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। सो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फेलियर, यानी कि असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, अनुदेशात्मक अधिगम। जो बालक होता है वो ज़्यादातर चीज़ें इमिटेशन के थ्रू, नकल के थ्रू सीखता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपसे सही वाला पूछा जा रहा है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींच कर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती है। यहाँ पे सही वाला पूछा जा रहा है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उसकी उपलब्धि में अंतर हो सकता है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको इस तरीके का एक फ्लो चार्ट दे रखा है और पूछा जा रहा है कि ये क्या है? रेखा चित्र का है, मॉडल का है, प्रत्यय मानचित्र का है, बिंदु रेखीय चित्र का है। तो ये किसका है? प्रत्यक्ष मानचित्र का है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण या व्यक्तिगत अध्ययन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत अध्ययन। प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? मूल्यावस्था, शारीरिक, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रियाएं एवं व्यक्तिगत विभिन्न अवस्थाएं, बुद्धि। तो क्या नहीं उपयुक्त होता? मददगार नहीं होता। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का ज्ञात्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी थी मोरे, जेवी वॉटसन, G.W. ऑलपोर्ट, स्किनर। तो ये जो परिभाषा थी वो दी थी ऑलपोर्ट ने। तो उसका राइट आंसर है G.W. ऑलपोर्ट। प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचित समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, वाचित समूह बुद्धि परीक्षण द्वारा, अवाचित व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा, वाचित व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवाचित समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है कि हम किस तरीके से बुद्धि परीक्षणों का दुरुपयोग करते हैं? तो कौन सा ऑप्शन ये बताते हैं? उन्नति के लिए मापन में सहायक, बुद्धि लब्धि को लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, बालकों का वर्गीकरण करने में, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। वो कह देते हैं कि ना, इसका तो बुद्धि लेवल ही कम है, मैं इसे कैसे समझाऊं।
तो वो अपनी अकुशलता यहाँ पे शो करते हैं। अगर किसी बच्चे का बुद्धि लेवल कम है तब भी हम अलग अलग शिक्षण सामग्री का उपयोग करके बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण देके अपनी शिक्षण विधियों में चेंज करके बच्चे को समझा सकते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालक की विशेषता नहीं है? अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं में कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, समान विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, उनकी आयु के बालकों में से काफ़ी पिछड़े जाते हैं, कम बुद्धि रखते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कम बुद्धि रखते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पिछड़े हुए बालक हैं वो उनका जो IQ हो वो कम ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, निम्न इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए हम पृथक कक्षाओं एवं समृद्ध कार्यक्रमों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिलान है, तो देखिए इस मिलान को करते हैं। मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम किस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? पलायन के रूप में। तो पहले जो मतलब एल वाला है उसका जो आंसर है वो है 2। नेक्स्ट है रक्षा तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है। रक्षा तंत्र व्यक्ति का किस चीज़ से बचाव करती है? उसका बचाव करती है ये चिंता से। तो एम वाले का 4 होगा। उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है प्रतिस्थापन के रूप में। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति के रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसे भी प्रतिस्थापन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2433। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समस्याओं में से ग्रस्त बालकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कान व उनसे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा के बोलने में असमानताओं का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी होना। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भाषा के बोलने में असमानता का होना। अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों के प्रक्रम संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, प्रायः अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, कम मानसिक सक्रियता। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संख्या संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की इन्हें कम समझ होती है, जिनमें अधिगम निर्योग्यता पाई जाती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य, तो जो हमारे मूल्यांकन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सबमिटिव और एक होता है फॉर्मेटिव। जो हमारा फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है वो शिक्षण क्रिया के दौरान चलता है, और जो सबमिटिव होता है वो शिक्षण क्रिया का जब अंत होने को होता है, जब हम देखना चाहते हैं कि बच्चे को कितना ज्ञान हो गया, कितना नहीं हुआ, कितने उद्देश्यों की उसने प्राप्ति कर ली है, तो वहाँ पर हम सबमिटिव इवेल्यूशन का यूज़ करते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन मतलब कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन। अब इसका हम ऑप्शन देखते हैं। प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक निर्देशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। सो BCD जो ऑप्शन है वो हमारे सबमिटिव इवैल्यूएशन के हैं, जबकि जो ए वाला ऑप्शन है वो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सामान्यीकरण, शोध आकलन का अपरिवर्तित एवं कठोर होना। सो जो 26 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। निम्न में से कौन सी समस्या परिकल्पनात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे नहीं वाला पूछा है। हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायती निर्देशन का प्रभाव, भूगोल
के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायता अनुदेशन का प्रभाव। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक पारंपरिक विधि है जो कि उस स्कूल के टीचर द्वारा या फिर जो वहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह होता है उनके द्वारा ही तत्कालीन समस्या के आधार पर की जाती है, इसका फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? बालकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंत बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के बाद की शिक्षा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आरटी एक्ट 2009 द्वारा ये नहीं बताया गया कि 14 वर्ष के बाद बच्चों को क्या क्या होगा, उन्हें कहाँ भेजा जाए। 6 से 14 वर्ष तक तो उन्हें बता दिया कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है, 14 वर्ष के बाद क्या। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिसके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकों की शिक्षा दी जा सके, या इनमें से कोई नहीं। क्या करना है हमें? शांति में वृद्धि हो। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांति की शिक्षा दी जा सके। क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा मैचिंग का है, इसे भी हम देख लेते हैं। बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, तो इसमें क्या करेगा बच्चा? भाग लेगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाग लेना। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले में वो क्या करेगा? अवलोकन करेगा चीज़ों का। तो इसको हम 1 से मैच कर देते हैं। परिवार के लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं या अभ्यास का वार्तालाप, इस क्रिया में बच्चा क्या करेगा? फिर से भाग लेगा। दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादकों की प्रक्रिया कर बनाना या डिब्बा बंद करना, तो इस क्रिया में बच्चा क्या लेगा? भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3133। सो यहाँ पे हमारे 2012 के भी CDP का पोर्शन कंप्लीट होता है लेवल 2 का। अब 2012 के बाद जो नेक्स्ट पेपर हुआ था वो 2015 में हुआ था, मीन्स 2013 और 14 2 ईयर्स कोई भी पेपर नहीं होता, सीधे 15 में पेपर हुआ था। अब हम उस पेपर को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हमारा 2015 लेवल 2 का पेपर है। सो चलिए इसके CDP के पोर्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? सो आपसे नहीं वाली पूछी है। वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाइयाँ। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये डिसलेक्सिया से संबंधित नहीं है। मतलब कि सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय ना ले पाना, ये कोई भी डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम नहीं है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, सीखता है या फिर प्रसन्न रहता है। तो अभिप्रेरणा के द्वारा बालक शीघ्र सीखता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा मंदबुद्धि बालक को देनी चाहिए, सो डैट वो अपने आने वाले भावी जीवन में उस हस्तशिल्प की शिक्षा के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर सके। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, मतलब कि पनिशमेंट देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, मतलब कि स्कोल्डिंग करके, मतलब बहुत ज़्यादा डांट के उसको सजा देकर। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण देकर। पारितोषिक का मतलब होता है रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट नहीं, रिवॉर्ड्स। तो आप कोई बच्चा चोरी कर रहा है तो उसे आप रिवॉर्ड तो कभी देने नहीं वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए? अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए या फिर समुदाय के विचारों को देना चाहिए? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के परिणाम को देना चाहिए हमें सबसे ज़्यादा महत्व।
निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण एवं निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या फिर उदात्तीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदात्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2010। सो हमारा RTE एक्ट 2009 पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है, दोनों ए और बी सही है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो दोनों विकल्प हैं ऊपर वाले ए और बी, वो दोनों हमारे एकदम करेक्ट है। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन से स्थापित होता है, तब यह परीक्षण को कहते हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के मापन की भूमिका तब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है। निर्णयात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार के मूल्यांकन होते हैं? ये हमारे होते हैं योगात्मक मूल्यांकन, जो कि वर्ष के एंड में किए जाते हैं। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों में सुधार हेतु प्रचलित किया जाता है, डैश कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अनुसंधान। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था वो बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को नंबर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, शिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शक्ति और गति। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा दी गई है मुरे, एडलर ने, क्रो ने, JB वॉटसन ने। सो ये जो परिभाषा है वो क्रो ने दी है। उन्होंने कहा था कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। मतलब कि मिथ्या परिपक्वता मतलब कि भ्रम हो जाता है कि बच्चा क्या हो गया, परिपक्व हो गया, जबकि वो परिपक्व नहीं होता है। तो कौन सी स्टेज है वो? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 कोष। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो आपको नहीं वाली पूछी है। शहरी विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का विकास, मानसिक विकारों में तीव्रता। तो इसकी क्या विशेषता नहीं है? इस अवस्था में बालकों की नैतिकता का विकास नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा को ही थप्पड़ बजा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनकी नैतिकता का विकास नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया, संप्रत्य, अधिगम। तो जो चिंतन क्या होता है? प्रतीकों का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूज ऑफ सिंबल्स। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का प्रयोग किस श्रेणी के प्रायोजकों के लिए किया जाता है? प्रयोज्यों द्वारा के लिए किया जाता है। बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया या फिर पशु, किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका प्रौढ़ों के लिए, मतलब कि एडल्ट्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समस्या में अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है संक्रियात्मक अधिगम, सूच का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन। तो अचानक जब हमें इस समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है तो इस थ्योरी का जो वर्णन किया था वो किसने किया था? सूच के सिद्धांत के द्वारा किया गया था। और ये जो थ्योरी थी वो कोलर द्वारा दी गई थी। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बनमानुस पे किया था।
संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास या फिर भाषा का विकास। जो संवेदना होती है वो हमारे मानसिक प्रक्रिया से संबंधित होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास है। निम्न में से कौन सीखने का सही स्तर है? तो सीखने का सही स्तर क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, तथ्य आते हैं, मीन्स फैक्ट आते हैं। उसके बाद सूचना बनती है, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर बोध होता है और फिर क्या होता है, प्रज्ञान, मतलब कि विजडम आती है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है? नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी कभी। तो नहीं, परिपक्वता के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम नहीं कहते, जबकि अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, नहीं। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगत शील गुणों की संख्या कितनी है? 13, 15, 16 या फिर 14। तो कैटल ने 16 PF थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 16 शील गुणों की बात की थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या था? स्याही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, मूल्यांकन परीक्षण। तो मुरे ने स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक बुद्धि। तो जो व्यवहारिक बुद्धि है जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो कैसी बुद्धि है? हमारी मूर्त बुद्धि है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 90, 110, 135 या 120। सो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसे हम 3D सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड ने किया था और उन्होंने बुद्धि के कितने कारकों की संख्या कितनी बताई थी? 120। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या फिर प्रलोभन। तो उसे हम प्रेरक कहते हैं, मतलब कि मोटिव कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। मतलब कि जो बच्चे सामाजिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनसे ऊंचे होते हैं, मतलब अमीर वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, स्वस्थ नहीं पर विकसित। देखिए, अब जो सामाजिक स्तर से ऊंचे बच्चे, अमीर वर्ग के बच्चे हैं, वो स्वस्थ भी होंगे और उसके साथ उनका विकास भी अच्छा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाला फूड मिला होगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक स्वस्थ एवं विकसित। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सो यहाँ पे हमारे 2015 के भी CDP का पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो पेपर हुआ था वो हुआ था 2017 में, मीन्स 2016 में कोई भी पेपर नहीं हुआ था। तो चलिए हम 2017 के CDP के पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा 2017 लेवल 2 का पोर्शन है। तो चलिए फटाफट से इसके भी CDP के पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समावेशित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो शिक्षक से क्या आशा नहीं की जाएगी कि बच्चों को ऐसे ही छोड़ देगा कि जाओ बच्चों स्वाध्याय करो। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। यदि पूरन की कालानुक्रम उम्र तथा मानसिक उम्र 9 वर्ष है, मतलब कि दोनों जो एज है MA और CA 9 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग होगा उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या फिर प्रतिभावान। सो देखिए, उसकी MA 9 है और उसकी CA 9 है, इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 से 9 कट हो जाएगा तो उसकी IQ कितना निकल आएगा? 100 निकल आएगा। तो 100 IQ वाले बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं? एवरेज की कैटेगरी में आते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन से स्वाधीनता के लक्षण हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपरी लिखित सभी। तो देखिए, जो बच्चे खुद में स्वालीन होते हैं, मतलब कि जिन बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम पाई जाती है, उनमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जा सकता है विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। सो जो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता होती है उसे हम वृद्धि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जबकि जो हमारा विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा लिंग? शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, यदि आवश्यक हो ऊपर लिखित सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर लिखित सभी। निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता प्रदान करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्याओं के ऊपर यह केंद्रित होता है, ये रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्राणी में खुला परिवर्तन होना। सो यहाँ पे आपसे असत्य कथन पूछा था, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में कोई भी सहायता प्रदान नहीं करता है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि वो सहायता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को नई चीज़ें खोजने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किए जाने चाहिए। जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार तथा उपयोग सभी सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो हमारे थॉर्नडाइक थे, उनके जो थ्योरी थी ट्राई एंड एरर थ्योरी, वो ड्रिल पे भी आधारित थी, मतलब कि प्रयास पे भी आधारित थी। उसके अलावा उन्होंने पुरस्कार की बात की थी, क्योंकि जो बिल्ली को खाना मिल रहा था वो एक तरीके से उसका रिवॉर्ड ही तो था, स्टिमुलस ही तो था। और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो प्राइमरी 3 नियम दिए थे उसमें सबसे पहले उन्होंने तत्परता का नियम दिया था। उनने ये कहा था कि बच्चों को सबसे पहले हमें तत्पर करना है सीखने के लिए, लेकिन उन्होंने किसी भी नई खोज के बारे में बात नहीं की थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डैश बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, जड़ात्मवाद या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्म केंद्रस्थ। जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, यह साधारणता अधीनता या अपक्रम को ज़्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? कार्ल गुस्ताव युंग, सिगमंड फ्रॉइड, करेन हार्नी या अल्फ्रेड एडलर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड एडलर ने इसे क्या कहा है? हीन की भावना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा वॉटसन ने बल दिया वे है पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण, युक्ति, अधिगम या अनुकरण, स्वयं वास्तविकरण, ऊपरी लिखित कोई नहीं। तो एल्बर्ट बंडूरा ने ज़्यादातर अपनी थ्योरी में अनुकरण की बात की है। उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो बोबो डॉल पे किया था। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो समाज में अनुकरण मीन्स नकल के माध्यम से सीखते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण, युक्ति, अधिगम या अनुकरण। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? एक शिक्षक समय से पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद के व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रहना चाहिए, विद्यार्थी के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उसे अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि शिक्षक के कार्यों में कि उसे व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन पढ़ानी है और खूब पैसे कमाने हैं। तो ये सब कोई भी कार्य नहीं है। इवन जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाना वैन होता है। अगर आपको ट्यूशन पढ़ाते हुए देख लिया गया तो आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे।
फ्राइड की अनुशंसित व्यवस्था को बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत और अनैच्छिक रूप से सभी नियमों तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? कौन करता है ऐसा? सुपर ईगो, ईगो और सुपर ईगो दोनों, इड या अहम। तो ये कौन करता है? ये करता है इड। जो इड होता है वो हमारी एक तरीके से समझ लीजिए गंदी भावना होती है, जो चाहती है कि ये काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझे अभी के अभी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इड। और ये हमारे अचेतन मन से संबंधित होता है। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किस चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें या लाभ, कार्य या लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन, अप्रकट संवेदीकरण। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोकन इकोनॉमी। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। इनमें निम्न में से किसके सापेक्ष इसे अच्छी तरह समझाया गया है? पति पति या फिर वर्जन पति, प्रतिवर्जन, ऊपरी लिखित कोई नहीं। देखिए विद्यार्थी क्या कर रहा है, अपनी गलती तो स्वीकार करना चाहता है, मतलब कि ये तो पॉजिटिव बात है, मतलब कि ये तो हो गया पद्धति। उसके अलावा वो शिक्षा द्वारा दंडित होने से ही बच रहा है। तो एक ये कैसी स्थिति है? ये नेगेटिव स्थिति है। तो ये कैसी होगी? वर्जन की स्थिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्जन, विरोधाभासी परिस्थिति। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? श्रवण बाधित, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव स्वालीनता, अधिगम अक्षमता। देखिए वो संप्रेषण नहीं कर पा रहा दूसरे लोगों के साथ, इट मीन्स उसमें स्वालीनता है, ऑटिज्म है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैशव स्वालीनता। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है, ये ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया एनबोसा, ठीक है, नर्वोसा, सॉरी, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये किस में पाई जाती है? बच्चों में पाई जाती है, और मेनली लड़कियों में पाई जाती है कि मुझे तो अपने आप को एकदम पतला रखना है, तो कम खाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो ये जो 70 नंबर क्वेश्चन था वो हमारा बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को मार्क्स दिए गए थे। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन था, ये बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया। तो देखिए इसको इंग्लिश में एक बार पढ़िए। जो इंसाइटफुल थ्योरी जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी? कोहलर के द्वारा दी गई थी, लेकिन यहाँ पे व्यवहारिक सिद्धांत लिख दिया गया। तो व्यवहारिक सिद्धांत तो थॉर्नडाइक के द्वारा भी दिया गया था, कोहलर के द्वारा भी दिया गया था। इस वजह से क्योंकि ये हिंदी में गलत लिख दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रम का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो देखिए यहाँ पे पुनर्वास आया है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पुनर्वास परिषद। एक विशिष्ट स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा इसी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? साकार संचार, पूर्व संचार, औपचारिक संचार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो जो बच्चा जब पूर्व संचार की स्टेज में होता है तो बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चनिंग करता है, और पियाजे ने इसे अपनी थ्योरी में अंतर्ज्ञान के नाम से पुकारा है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संचालन मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलने लगते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में, 10 से 13 महीने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 से 13 महीने में। बहुविधि सिद्धांत के जनक कौन है?
वाइगोस्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिनेट या फिर गार्डनर। सो बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गार्डनर। निम्न में से किसने सामाजिक संरचना दर्शन पर अधिक बल दिया? वाइगोस्की, पियाजे, डीवी, कोलबर। तो जहाँ पे भी सामाजिकता की बात आ जाए तो उसमें हमेशा वाइगोस्की सही होंगे, क्योंकि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में बताया कि बच्चे किस तरीके से समाज के द्वारा सीखते हैं। निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 24 था, वो भी एक बोनस क्वेश्चन था, क्योंकि आप इसके ऑप्शन पढ़ के देखिए। बड़े प्रिंट वाली किताबें, विशालकाय कंप्यूटरीकृत किताबें, ब्राणी संश्लेषक, पाठ्यपुस्तक का अनुरूपक। तो ये जो सारी सामग्री है वो दृष्टिबाधित बालकों के लिए है। दैट्स वाई 24 क्वेश्चन एक बोनस क्वेश्चन बन गया था। श्रवण की प्रकृति की माप की जा सकती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट में या फिर पाउंड में। तो हम इसकी माप किसके द्वारा करते हैं? डेसिबल के द्वारा करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? मतलब कि फाइन मोटर स्किल पूछी जा रही है आपसे। चढ़ना, कूदना, दौड़ना या फिर लिखना। सो फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, आप अपनी जो स्मॉल जो मांसपेशियां होती हैं उसका उपयोग करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिखना। लिखने में आप अपनी केवल फिंगर्स का यूज़ करते हैं। स्कीमा का मतलब है खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेज का एकत्रित होना। सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि के विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करके, प्रक्रमण करके, तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेय किसे माना जाता है? ब्रूनर को, जीन पियाजे को, गिलफोर्ड को या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनिए। 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 या 50 से नीचे। तो उसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही बोर्ड ने राइट आंसर माने थे। मतलब कि 50 आईक्यू लेवल से लेके 90 लेवल के जो आईक्यू होता है वो शिक्षणीय वर्ग में आते हैं। आनुवंशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचन अंडा, जीन या फिर युग्मज। तो आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। सो यहाँ पे हमारे 2017 का भी जो पेपर था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 2021 के पेपर को देखेंगे और इस मतलब कि 2018, 2019 और 2020 मतलब 3 इयर्स तक कोई भी रीट का पेपर नहीं होता, सीधे 2021 में रीट का पेपर हुआ था। सो चलिए उसके भी लेवल 2 के CDP के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 2021 लेवल 2 का पेपर है। सो चलिए इसके CDP के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? सो IQ का हमें फॉर्मूला पता है, MA/CA। मानसिक आयु कितनी दे रखी है? 14 दे रखी है और जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है मतलब कि रियल जो एज है वो 13 दे रखी है इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 107.69। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रतिपादित किया था स्किनर ने, पावलॉक ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोलबर्ग ने? सो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी वो पावलॉक ने प्रतिपादित की थी और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक डॉग के ऊपर किया था जिसका नेम था बेक। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, पारिवारिक सदस्यों का सहानुभूति पूर्वक व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। तो क्या कारण हो सकता है? माता पिता में अनबन होना, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव ऑप्शन है। इसके थ्रू बालक में बाल अपराध की प्रवृत्ति का विकास होने की संभावना नहीं है, जबकि जो ऑप्शन नंबर ए है इसके थ्रू हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे में हो जाए, लेकिन देखा जाता है कि जिन परिवार में पहले से कलेश रहता है उनमें ये बच्चों में प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक
बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14 वर्ष के बाद बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। निम्न में से कौन सा चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रयोगों का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण, साहित्य का पुनर्निरीक्षण। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अयोग क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। सो ये संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। विकास बूम टू टूम चलता है, मतलब कि पूरी जिंदगी चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति, अनुभवों से सीखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक रुचि। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? यहाँ पे नहीं वाली पूछी है। सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना। देखिए सोचने में आपको कोई भी अपने हाथ पैर नहीं हिलाने, आप पड़े पड़े आराम से सोच सकते हैं। परियों की कहानी, राजाओं की कहानी, आपको कोई भी अपनी मोटर स्किल करने की जरूरत नहीं है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोचना। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? 16 PF थ्योरी किसने दी थी? गार्डन ऑलपोर्ट ने, शैडलर ने, RB कैटल ने या फिर स्पेंजर ने? तो जो 16 PF थ्योरी थी वो हमारे कैटल साहब ने की दी थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो लड़ने झगड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलना आदि, ये भी नहीं करता है वो। वह बहुत ही तुक मियाजी होता है, मतलब कि तिनक में बिखर के चला जाता है कि तुमने मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया, टपर 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 भाग गया। तो वो ऐसे भी नहीं होते प्रतिभाशाली बच्चे। लेकिन यदि जो कक्षा में जो गतिविधियाँ होती हैं वो कम चुनौतीपूर्ण होती है तो वो ऊब जाती है, क्योंकि वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी से एडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि सीख लेते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, मतलब कि ये सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए। समस्या समाधान नहीं है, यहाँ पे नहीं वाला पूछा है। लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में है। तो नहीं वाला कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा व्यक्तित्व के मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है या फिर प्रायोगिक विधि है? तो ये किस प्रकार की विधि है? ये प्रक्षेपीय विधि है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सामवेद चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर अहमवादी चिंतन? तो जो हमारा अपसारी चिंतन होता है वो क्रिएटिव थिंकिंग से संबंधित होता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षण का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना,
बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या करते हैं हम, बच्चों को हम अभिव्यक्त करने के लिए पूर्ण अवसर देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी बालक सक्रिय रूप से भागीदार बने शिक्षा के कार्यों के। तो उसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रैबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि या फिर सृजनात्मकता। तो इसका उपयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाए परिपक्व होने पर। सो जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने अपनी थ्योरी में समाज को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था अधिगम में बच्चों के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा बच्चे अधिगम करते यानी कि कुछ भी सीखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? वेक्सलर, बिने, स्पीयरमैन, कैटल। तो हमारे अल्फ्रेड बिने साहब जी ने सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट का निर्माण किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना। कैसे बच्चे? प्रतिभाशाली बच्चे, उनके लिए आप क्या करेंगे? विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन का अरेंजमेंट करेंगे, मतलब उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, सो इसे आप एकदम रट लीजिए। कितने हैं? 45 आवर्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या फिर वर्णनात्मक अनुसंधान। तो कौन सा अनुसंधान किया जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सीखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, मतलब कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है, किसी रिवॉर्ड के लालच में कोई ना कोई काम करता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, संबंध, अनुकूलन या फिर संतुलन। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने वर्तमान स्कीमा का प्रयोग कर रहे हैं बाह्य जगत को समझने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए। तो हम इसमें किसका उपयोग कर रहे हैं? एसिमिलेशन का उपयोग कर रहे हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपीकरण की विशेषता नहीं है? अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण या फिर वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। ये प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? तो एल्बर्ट बंडूरा ने अपनी थ्योरी में बताया था कि सबसे पहले क्या आता है? अटेंशन आता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? अटेंशन आता है, देन रिटेंशन होता है, देन हम रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या हो जाते हैं? मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले अवधान, फिर धारणा, फिर उसका पुनरुत्पाद करते हैं। जब हमें दिखता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो हम क्या करते हैं? उस चीज़ से मोटिवेटेड हो जाते हैं, तो अनुप्रेरणा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषता के ज्ञान को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? व्यक्तिगत अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाज मिति तकनीक या फिर साक्षात्कार। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को जानने के लिए सबसे अच्छी जो विधि है वो है स्वप्न विश्लेषण विधि, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ADHD का अर्थ है, ADHD मीन्स क्या होता है? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव
डिसऑर्डर, जहाँ पे बच्चा क्या होता है लंबे समय तक एक चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। बातचीत कठिनाई वाले बालक, शब्द दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक, दृष्टिहीन वाले बालक। तो वो कौन से है? ध्यान विकार है उनमें। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक परीक्षण जो व्यक्ति को किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया हो वह कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर रचनात्मक परीक्षण। सो वो क्या कहलाता है? हमारा निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? 86वां संशोधन, 74वां संशोधन, 89वां संशोधन या 91वां संशोधन? शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया था, जिसे हम RT एक्ट 2009 के नाम से भी जानते हैं। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। और ये जो अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम था वो 1 अप्रैल 2010 को अप्लाई हुआ था। सो यहाँ पे हमारे 2021 के जो लेवल 2 के CDP क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके साथ 2021 में एक और पेपर हुआ था जो कि एक री एग्ज़ाम था। वहाँ पे राजस्थान में एक अलवर करके एक सेंटर था, वहाँ पे इस पेपर को कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए उस पेपर को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा CDP के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम उस पेपर को सॉल्व करते हैं, जो कि 2021 का ही एक री एग्ज़ाम है। ये हमारा 2021 का ही री एग्ज़ाम का पेपर है और इसका लेवल भी 2nd लेवल है, जो कि अलवर नामक सेंटर पे ये कंडक्ट कराया गया था। चलिए इसके भी 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रैशमर, कैटल, आलपोर्ट या फिर यंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रैशमर। पुरुषों में हार्मोन्स पाया जाता है सिर्फ एंड्रोजेन्स, सिर्फ एस्ट्रोजेन्स, एंड्रोजेन्स और एस्ट्रोजेन दोनों, सिर्फ एस्ट्राडिओल? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोजेन और एस्ट्रोजेन दोनों ही प्रकार के हार्मोन पुरुष के शरीर में पाए जाते हैं। प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था, मतलब कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी थी? स्किनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, पावलॉक द्वारा या फिर हल द्वारा? ये किसने दी थी? पावलॉक ने दी थी। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए हैं? 1, 2, 3 या 4? स्पीयरमैन ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि के 2 कारक बताए हैं, एक तो स्पेशल बुद्धि और एक जनरल बुद्धि। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। NCF 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए अंक पर, ग्रेड पर, अंक और ग्रेड दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड पर। और एक बार ये क्वेश्चन नंबर 4 एक बार और देखिए, जो बुद्धिगत त्रितत्व का जो सिद्धांत था वो भी स्पीयरमैन ने दिया था, जिसमें उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, 3 कारक बताए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही बोर्ड ने राइट आंसर माने थे इसके। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। NCF 2005 के नेशनल स्पीड कमेटी के अध्यक्ष थे कोठारी, डॉक्टर कृष्णा कुमार, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर अरविंद कुमार? ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 के अनुसार 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य की समय की सिफारिश है 2 घंटे प्रतिदिन, 3 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन, 5 घंटे प्रतिदिन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 घंटे प्रतिदिन। गेस्टालवाल स्कूल के संप्रदायक थे, मतलब कि फाउंडर थे वर्दीमर, कोहलर, कोफ्ता या फिर लेविन? जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, वर्दीमर। और जो कोहलर थे वो भी गेस्टालवाल स्कूल के समर्थक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या फिर गार्डनर ने? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभिप्रेरणा है व्यवहार का आंतरिक स्रोत, व्यवहार का बाह्य स्रोत,
व्यवहार का वास्तविक स्रोत या इनमें से कोई नहीं। सो जो अभिप्रेरणा है वो हमारे व्यवहार का आंतरिक स्रोत है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है सकारात्मक सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध, कोई संबंध नहीं है या इनमें से कोई नहीं। सो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर है इसमें क्या है सकारात्मक नहीं सॉरी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोई संबंध नहीं है। देखिए बोर्ड ने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को ही माना था, बट मेरे अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में सकारात्मक सहसंबंध होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता का मापन करने के लिए निम्न में से कोई बातचीत परीक्षण नहीं है। कौन सा बातचीत परीक्षण नहीं है? निरीक्षण, बच्चे, प्रौढ़ या शिक्षित व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षण। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, विचार। जब हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है तभी हम उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड होते हैं, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता है। जैसे कि अभी हमें जॉब की आवश्यकता है, दैट्स वाई हम लोग रीट के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पावलोव के अनुसार यूसीएस है, यूसीएस मतलब कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, घंटी, भोजन, लार या फिर कुत्ता। सो जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो है भोजन, और कंडीशनल स्टिमुलस क्या था? घंटी, या मतलब कि नेचुरल स्टिमुलस भी से हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिए गए? तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम। तो उन्होंने कौन सा नियम नहीं दिया? प्रतिक्रिया का नियम। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संचार को संशोधित किया जाता है कहलाती है स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन या फिर समावेशन। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? उसमें संशोधन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अकोमेंडेशन कहेंगे। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समायोजन। शिक्षक का असहानुभूति तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, समायोजन को, गृह कार्य को या फिर अभिरुचि को। तो किसको प्रभावित करता है? स्वास्थ्य को। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भावात्मक बुद्धि का परिभाषित शब्द देने वाला विद्वान था डेनियल गोलमेल, टर्मन, विने या फिर गाल्टन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनियल गोलमेल। जिस प्रतिक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रतिक्रिया है समाजीकरण, भाषाई विकास, व्यक्तिगत मूल्य या फिर सामाजिक परिपक्वता। तो इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? हम समाजीकरण कहते हैं। एक बच्चा समाज में रहकर समाजीकरण की प्रक्रिया करता है या फिर सीखता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो उसे किस प्रकार की हेल्प कह सकता है? उसे भावात्मक क्षेत्र में हेल्प चाहिए। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या फिर कोहलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोहलर। कार्यात्मक प्रतिबंधता सिद्धांत के मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन, स्वयता, आपूर्ति। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आत्मसंप्रति की कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पे आपसे नेगेटिव वाला पूछा है। ऑप्शन पढ़िए। आत्मसंप्रति व्यवस्थित होती है, आत्मसंप्रति में विशिष्ट लक्षण होते हैं, आत्मसंप्रति बहुआयामी होती है, आत्मसंप्रति स्थायी होती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आत्मसंप्रति स्थायी नहीं होती। आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं तो कैटरीना कैफ हूँ, कल मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं आलिया भट्ट हूँ, मेरी हाइट उसकी तरह छोटी है तो मैं आलिया भट्ट भी तो हो सकती हूँ, है ना? ये भी तो मैं सोच सकती हूँ। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये स्थायी नहीं होती है, गतिशील होती है। वह सिद्धांत जिससे किसी समस्या का तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वह है समीपस्थ सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, सूच का सिद्धांत। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूच का सिद्धांत। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? आपको नहीं वाले को चुनना है।
अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। समस्या समाधान अधिगम का उच्च स्तर है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है। तो इसमें नेगेटिव वाला कौन सा है, असत्य कथन कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता या फिर रखती, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जानता हो या फिर जानती हो, वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता हो या फिर करती हो। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये जानता हो कि मुझे किस व्यक्ति के साथ किस तरीके से बात करनी है और किस सीमा तक बात करनी है, तो वो सामाजिक रूप से पूर्ण विकसित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मानसिक विकार का संबंध नहीं है स्मृति का विकास से, तर्क एवं निर्माण से, अवबोधन की क्षमता से, शिक्षार्थियों के वजन एवं ऊंचाई से। तो वजन ऊंचाई का संबंध मानसिक विकार से नहीं है, जबकि ये किस प्रकार का विकार है, शारीरिक विकार है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सदैव इस रूप से मदद करता है कि एक विषय के क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्र से के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इसमें जो वृद्धि होती है वह है ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण, व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्तता या फिर पुनर्वलन। तो इसमें क्या हो रहा है, ज्ञान का सहसंबंध या फिर अंतरण हो रहा है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। क्या समस्या है? अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी या फिर समायोजन की कमी। तो किशोरावस्था में बच्चों को क्या होती है, समायोजन में कमी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? जे.एस. ब्रनर, आर.बी. पावलोग, ए.एल. थॉर्नडाइक या फिर बी.एफ. स्किनर। देखिए पावलोग भी एक व्यवहारवादी थे जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक भी व्यवहारवादी थे जिन्होंने ट्राई एंड एरर थ्योरी दी थी। स्किनर भी व्यवहारवादी थे जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हमारे जे.बी. ब्रूनर थे वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं थे। सो यहाँ पे हमारे 2021 के भी CDP का पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 2022 के पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम 2022 के लेवल 2 के CDP के पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो 2022 में जो लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ था वो 3 शिफ्टों में हुआ था, जिसमें से एक शिफ्ट का नाम था शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट नंबर 3 और शिफ्ट नंबर 4। सो इस तरीके की शिफ्ट थी। तो सबसे पहले हम शिफ्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसके 30 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ? भाषा विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा विकास। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप डैश होती हैं? अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित, सांस्कृतिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? V.F. स्किनर, सिगमंड फ्रॉइड, गॉर्डन ऑलपोर्ट, रेमंड बी कैटल। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात हो रही है, तो ये स्किनर ने नहीं किया था। स्किनर ने एक व्यवहारिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। हेनरी ए मुरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम, कथांत संप्रत्य परीक्षण, चित्र कुंठा परीक्षण। तो इन्होंने TAT मतलब कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा या फिर अधिवास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिवास। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवांछित परीक्षण है? बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वैशलर व्यस्त बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी या फिर स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक सर्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुआयामी बुद्धिमत्ता में गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अंतर्व्यक्तित्व, प्राकृतिक, सांवेगिक या अस्तित्वकारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांवेगिक। रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से सम्मिलित है? अत्यंत चिंतन, अधिचिंतन,
विमर्शी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक बीमंती पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन, बौद्धिक प्रतिकूलन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक अयोग्यता। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी या अनूठा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य, जबकि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो यूनिक होता है। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिस्थामिया। जैसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं पढ़ने संबंधी विकार को। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है: अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक या फिर पिछड़े बालक। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारिक लक्षण है? आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा या फिर उदासीनता। तो कौन सा है? आक्रामकता, अग्रेसिवनेस। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियाँ, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होता बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न द्वारा समझाया है: पुनर्वलन, साहचर्य, अनुकरण, अंतर्दृष्टि। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहचर्य। निम्न में से कौन सी बालक के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता, कल्पना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? थॉर्नडाइक, कोहलर या कोफ्ता, वी.एफ. स्किनर या फिर एल्बर्ट बेंड्यूरा। तो जो पुरस्कार और दंड का जो कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब कि ज़्यादातर अपनी थ्योरी में इसका यूज़ किया था, वो वी.एफ. स्किनर ने किया था अपनी थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं वाला आपको चुनना है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतरण परीक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो सत्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया? कार्ल युंग, मार्टिन ई सेलिंगमैन, नॉम ए जे चॉम्स्की, जोसेफ ई डी नोवाक। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ डी नोवाक। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्णनात्मक शिक्षण। न्यायसंगत के विचारों की सूची से एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है? मस्तिष्क विलुप्त विधि, स्वामित्व अधिगम युक्त, समस्या समाधान युक्त, अन्वेषण युक्त। तो उसे हम कहते हैं मस्तिष्क विलंबन युक्ति, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो आपको ये हिंदी वाला वर्ड अगर सही से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है? प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्व्यक्तित्व समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना, आकांक्षा स्तर। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्व्यक्तित्व समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक कुशलताएं सिखाना, बिना बोझ के सीखना, शैक्षिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो उसका राइट आंसर है बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट एनी बर्डन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान,
प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह 60 घंटे कार्य, तो ये गलत है क्योंकि 45 घंटे कार्यों की बात की गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास के लिए किसने योगदान नहीं दिया? कार्ल लेमिन, बी.आर. बकिंघम, स्टेफन एम कोवे, स्टेफन एम कोरे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में अपना योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के किस स्तर में मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रमबद्ध सूची मापनी में, नामित मापनी में, अनुपातिक मापनी या फिर समान अंतराल मापनी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुपातिक मतलब कि रेशियो स्केल में। निम्न मनोवैज्ञानिक में कौन बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे, अब्राहम मैस्लो, एल्बर्ट बंडूरा, लेव वाइगोस्की। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। एल्बर्ट बंडूरा ने भी बहुवडॉल पे एक्सपेरिमेंट करके एक सिद्धांत दिया था व्यवहारिक, और लेव वाइगोस्की ने भी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो ये सभी मनोवैज्ञानिक बाल विकास से संबंधित है, जबकि जो अब्राहम मैस्लो है वो उन्होंने बाल विकास के लिए कोई भी सिद्धांत नहीं दिया था। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आनुवंशिकता की भूमिका में के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बालकों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, प्रदत्त ग्रहण अध्ययन, समवयस्क समूह अध्ययन। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समवयस्क मतलब कि पीयर ग्रुप स्टडी। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रोटोटाइप, कायरोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप। जो विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और जो विशेषताएं हमें दिखाई नहीं देती हैं उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिक्षेप के अनुसार बालक विकास शरीर के अंदर एक विशेष तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है, वातावरणीय, सामाजिक, जैविक या फिर मनोवैज्ञानिक। सो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक। सो यहाँ पे हमारे 2022 की जो सेकेंड शिफ्ट है लेवल 2 की वो कंप्लीट होती है। अब हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं सीटीपी के। सो ये 2022 लेवल सेकंड का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। चलिए अब इस शिफ्ट के पेपर के सीटीपी के क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक और पेपर रह जाएगा, उसके बाद ख़त्म। हमने लेवल सेकंड के सारे सीटीपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा उसके बाद। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्व में होते हैं, मतलब पूर्व में मतलब कि प्रेडिक्टेबल। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विकास की प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। ये कथन सत्य नहीं है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट जे हेविंगर्स, लॉरेन कोलवर, एलिजाबेथ हरलॉग, लेव वाइगोस्की। तो नैतिकता का सिद्धांत लॉरेन कोलवर्ग ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है: संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, अभिक्षमता में अंतर मतलब कि एप्टीट्यूड में डिफरेंस। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिक्षमता में अंतर। बाल विकास में वातावरण की भूमिका डैश के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है: स्वभावगत प्रवृत्तियों द्वारा, व्यक्तित्व की प्रवृत्ति, अप्राथमिक प्रकृतियों के द्वारा, या फिर आदत निर्माण। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदत निर्माण। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो हमारा एक बोनस क्वेश्चन था जिसमें सभी को नंबर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? MMPI, 16PF, MPPS, T80 टेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MMPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि कारक का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? सो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का
त्रिकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और इस ऑप्शन में कहीं भी त्रिकारक सिद्धांत नहीं लिखा है, जबकि क्या लिखा हुआ है, त्रिआयामी सिद्धांत, जो कि गिलफोर्ड ने प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बोनस क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, या फिर ड्रॉ ए मैन परीक्षण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाटिया बैटरी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील ग्रोह का अंतर संबंध? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा आयाम प्रासंगिक नहीं है? पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्ययन, श्रेणी उन्नति, विशेष कक्षाएं? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचारात्मक अध्यापन की कोई नीड नहीं होती है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें नहीं वाला बताना था। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? क्रेटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया, या फिर ऑटिज्म? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो डिसलेक्सिया होती है वो एक अधिगम अक्षमता होती है, जिसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तनाव, कुंठा, चिंता, या फिर द्वंद्व? तो कौन सा है? द्वंद्व। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। JP गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? आपको नहीं वाली बतानी है। चिंतन में सहानुभूति, समस्या में बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता? तो कौन सी नहीं है? चिंतन में सहानुभूति नहीं है। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है क्लाइनफेल्टर संलक्षण, सिकल सेल रोग, टर्नर संलक्षण, या फिर डाउन संलक्षण? तो इसे हम क्या कहते हैं? डाउन संलक्षण, मतलब कि डाउन सिंड्रोम कहते हैं। निम्न में कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियम का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, या प्रभाव का नियम? थॉर्नडाइक ने मेनली 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और प्रभाव का नियम। तो इसमें से कौन हिस्सा नहीं होगा? साहचर्य का नियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, मुझे अब इसके ऑप्शन को पढ़ने की भी नीड नहीं है। किसने किया था? कोहलर ने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अधिगम में समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तार्किक कर्म का अनुसरण, संप्रति तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन, क्रियाविधि का प्रदर्शन? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन का सत्यापन। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग में को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल रॉजर्स, जीन पियाजे? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्रॉयड। निम्न में से कौन सा बाह्य अप्रेरणा का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर, या फिर पुरस्कार? सो जब कोई बच्चा किसी रिवॉर्ड के लालच में कोई काम करता है, उसको कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है, तो उसे हम कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर, या फिर चिंतन स्तर? सो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रदर्शन स्तर। डाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विलंबन, अंतःक्रिया शिक्षण? तो एलन ने कौन सी विधि का प्रस्तुत किया था अधिगम की? सूक्ष्म शिक्षण विधि, जिसका उपयोग हम अपनी बीएड की कोर्स के दौरान खूब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिप्रेरणा चक्र के मूल 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं? देखिए, अभिप्रेरणा, किसी भी चीज़ की अभिप्रेरणा हमें तभी आती है जब उसकी हमें नीड होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो तो नीड होगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में आवश्यकता लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगी? आवश्यकता होगी। देन हमारे पास ड्राइव होगी, मतलब कि अंतर्नोद। देन प्रोत्साहन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य डैश है? क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक या फिर रूपांतरकारी। तो उसका जो राइट आंसर है 24 का वो है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफॉर्मेशन। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता। देखिए, किसी भी परीक्षण के निर्माण में हमें उस परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो इसमें क्या नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो एनसीएफ को कब प्रस्तावित किया गया था? 2001, 2005, 2004 या फिर 2008 में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि, सतत, नैदानिक, उपचारात्मक। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपलब्धि। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसातकरण, व्यवस्थापन। तो मतलब कि उनमें कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अधिग्रहण। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, डैश कहलाता है? क्रायोटाइप, आरएनए, एलीन या फिर ऑटोसाइम्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? फैलिक अवस्था, एनल अवस्था, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, लेटेंसी अवस्था। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जो ओडिपस और इलेक्ट्रा, उन्होंने दो ग्रंथि, दो हार्मोन्स की बात की थी। ओडिपस हार्मोन्स इसमें होता है, बॉयज़ में होता है, जो बॉयज़ जो होते हैं अपनी मम्मी से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, पापा के प्रति आक्रामक व्यवहार रखते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है वो लड़कियों में पाई जाती है। लड़कियाँ अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं, मम्मी के प्रति आक्रामक व्यवहार रखती हैं। तो यहाँ पे हमारा 2022 की थर्ड शिफ्ट भी कंप्लीट होती है। बस एक शिफ्ट रह गई है जो कि शिफ्ट नंबर 4 है। चलिए उसके भी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो ये वाला जो पेपर है वो 2022 लेवल 2 का लास्ट पेपर है, जिसकी जो शिफ्ट थी वो थी शिफ्ट नंबर 4। इससे पहले हम शिफ्ट नंबर टी और शिफ्ट नंबर 2 को दोनों को सॉल्व कर चुके हैं। अब ये लास्ट शिफ्ट को भी सॉल्व कर देते हैं, फिर ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी और सारे के सारे लेवल 2 के हम सीडीपी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि 2022 से लेके अभी 2025 तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है बीच में, तो लास्ट जो पेपर हुआ था 2022 में ही हुआ था। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। डैश को निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? सूक्ष्म प्रणाली, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम या कालक्रम। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रणाली। डैश ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया? हार्वर्ड गार्डनर, फ्रॉयड, बिने या फिर थर्स्टन। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा, मान्यता, नियम एवं शर्तें, प्राधिकार। तो उसका राइट आंसर होगा मान्यता के बिना कोई विश्वविद्यालय या विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है? अधिगम, विचारण, अनुभूति या प्रेरणा। सो अनुभवों के द्वारा है व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। ये अधिगम की डेफिनेशन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहली की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा।
आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विज्ञान, जीमती, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन या उपरोक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो हमारा बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को नंबर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने के निर्देश देता है? ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है हुआ है, तो उसका राइट आंसर क्या है? 45 आवर्स, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र, वाहिनीय ग्रंथियां, दैहिक संरचना या फिर स्थितिजनक संरचना। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थितिजन्य संरचना। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो आपको नहीं वाला बताना है। प्रगति, रूपांतरण, प्रतीप गमन जैसा पैदा होता है। तो जो प्रगति होती है वो आनुवंशिकता से रिलेटेड नहीं होती, ये वातावरण से रिलेटेड होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं है? नहीं वाला आपको बनाना है। एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना, गतिशील दृष्टिकोण। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिशील दृष्टिकोण। परीक्षण की डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों को की संगति से है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता। आरटी एक्ट मतलब कि बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसके अंतर्गत आता है? आरटी एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन। और वो कौन सा अधिनियम है? 2009 का। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2009। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, लगातार प्रतिस्पर्धा खेल में समय बिताएं। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। परितोषण तथा दंड के माध्यम से सीखना है, मतलब कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा किसने अपनी थ्योरी में बताया था इसके द्वारा सीखना? प्रेषणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम या फिर शास्त्रीय अधिगम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक रचनात्मक तत्व हैं चेतन, अवचेतन, अचेतन, इट, ईगो, सुपर ईगो, आनंद के सिद्धांत, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट, ईगो और सुपर ईगो। स्थिति अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है समस्थित, संतुलन, बढ़ावा देना या फिर प्रेरणा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थित। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। तो सीता की प्रेरणा किस प्रकार की है? आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी या बाहरी? तो उसकी प्रेरणा आंतरिक रूप से है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए माता पिता की राय की, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का परिणाम। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, आलसी जीवन शैली या पठन करना। अब आपको स्वस्थ स्तर बनाए रखना है तो आप आलसी जीवन शैली पर निर्भर नहीं होंगे। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और अंतर जीविका की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये स्टेटमेंट किसका है? डार्विन, शेफर, जसेड या फिर स्पेंसर? तो ये जो स्टेटमेंट है वो डार्विन का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का मुख्य काल नहीं है? संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण या औपचारिक प्रचालन। तो देखिए जो हमारे पियाजे साहब थे उन्होंने 4 स्टेज दी थी विकास की। सबसे पहली जो स्टेज थी वो थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो सेकंड स्टेज थी वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड जो स्टेज थी वो थी मूल संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ स्टेज थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो पियाजे द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा चक्रीय चक्रण। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है अधिगम, मानसिक कल्पना, विचारण या फिर संकलन। तो वो क्या कहलाती है? विचारण कहलाती है, थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का बहुत सिंपल सा सूत्र है, MA/CA × 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100। ये जो सूत्र है वो टर्वन के द्वारा दिया गया है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आत्मसातकरण है, तो आत्मसातकरण क्या है? इसकी जो परिभाषा है वो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में दी थी। अब उसके ऑप्शन देखते हैं। वर्तमान स्कीमा का उपयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया में अनुकूलन होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 मुख्य आधार हैं डैश डैश एवं डैश। शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सिद्धांत, शिक्षक उद्देश्य, शिक्षा क्रियाविधि, शिक्षक महत्व, शिक्षक वस्तुनिष्ठता। तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है, पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया कहते हैं पढ़ने में कठिनाई, गणित करने में कठिनाई, वर्तनी लिखने में कठिनाई या प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो डिस्लेक्सिया क्या होता है? जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई आती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गणित करने में जो कठिनाई होती है उसे हम डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, और वर्तनी को लिखने में जब हमें कोई कठिनाई होती है, लिखने संबंधी कोई कठिनाई होती है तो उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे 2011 से लेके 2022 तक जितने भी लेवल 2 में CDP के क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से रीट की पेपर की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि रीट 2025 थोड़े ही दिनों में ऑलमोस्ट 10 डेज़ बाद होने ही वाला है। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और आप इसी तरीके से लेवल 1 के भी CDP के सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के वो वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।